Pharma Study Channel welcomes you. We provide educational assistance to secure your success in pharma exams. हमारा प्रयास आपकी सफलता। हेलो फार्मा एस्पायरेंट्स, फार्मा स्टडी चैनल आपका स्वागत करता है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के 2 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज़ को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल डिस्कशन के साथ, और जिस टॉपिक से वो सवाल आए हैं उन टॉपिक से और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को कवर करते हुए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। उसी सीरीज़ में पार्ट 3 हम आपके लिए लेके आए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। देखते हैं पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फनल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज। ये क्वेश्चन जो है किडनी के एनाटॉमी से आया है। तो किडनी की एनाटॉमी अगर हम देखें तो इसके लिए मैं आपके लिए एक पिक्चर लेके आया हूँ, उससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और तुरंत आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये सवाल क्या पूछ रहा है। पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज। जो किडनी में फनल शेप स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है रीनल पेल्विस, मेडुला, कॉर्टेक्स, हीलियम। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसकी किडनी की एनाटॉमी। ये है किडनी का एक पिक्चर जो वर्टिकल कट लिया गया है। वर्टिकल कट मतलब सीधा सीधा। अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। इसमें यहाँ से देखते हैं, जो ऊपर का कवर के बाद का हिस्सा है इसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। उसके बाद ये जो रेसे रेसे दिख रहे हैं, ये जो शेप है, ये जो शेप है इसको मेडुला बोला जाता है। उसके बाद यहाँ कलेक्शन जो जहाँ हो रहा है, जिस रास्ते से कलेक्शन हो रहा है, जिस पाइप से, उसको कैलिक्स बोला जाता है। और उसके बाद ये है फनल शेप स्ट्रक्चर जो एग्जाम में पूछा गया। फनल शेप इसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। ये है रीनल पेल्विस, और फिर ये कलेक्ट होकर यूरेटर मतलब पेशाब की नली बनाता है। ये टोटल किडनी का स्ट्रक्चर ये हो गया। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि किडनी में फनल शेप स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा रीनल पेल्विस। अब यहाँ किडनी के एनाटॉमी से और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बार तो ये क्वेश्चन आया था कि किडनी की जो यूनिट है, रीनल की जो यूनिट है, सिंगल यूनिट, उसमें जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, जहाँ पे जो छन्नी का काम करता है, ग्लोमेरुलस का काम होता है ब्लड को छानना, उसका दूसरा नाम पूछा गया था, तो उसको बाउन कैप्सूल भी कहा जाता है। तो ये हो गया बाउन कैप्सूल। यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये छन रहा है। उसके बाद इस तरीके से लूप होती थी। इस लूप को लूप ऑफ हेलने बोला जाता है। तो क्वेश्चन एक बार ये आता है कि लूप ऑफ हेलने किस पार्ट में होता है? तो लूप ऑफ हेलने जो है, जो बाउन कैप्सूल है, वो आपका कॉर्टेक्स में होगा। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये कॉर्टेक्स में होगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है बाउन कैप्सूल के नीचे, ये होता है आपका मेडुला में। मतलब यहाँ हो गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ बाउन कैप्सूल हो गया, और जो नीचे का पाइप वाला हिस्सा है वो मेडुला में होता है। और इसके बाद यूरिन बनने के बाद ये इस तरीके से कैलिक्स से होते हुए, रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर में जाके वो यूरिन ब्लैडर में करेक्ट हो जाती है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो यहाँ से जितने भी पॉसिबल सब क्वेश्चंस हैं जो भी आ सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे हमारी बॉडी में बहुत से केमिकल्स हैं और वो केमिकल किसी न किसी अमीनो एसिड या किसी न किसी दूसरे प्रीकर्सर क्या होता है? प्रीकर्सर होता है कि शुरुआत किसी भी केमिकल के बनने की शुरुआत किससे हो रही है, उसको प्रीकर्सर। तो जिस कंपाउंड से या जिस केमिकल से शुरुआत हो रही है उसको प्रीकर्सर बोला जाता है। तो यहाँ पूछा है कि मिलानिन किससे बनता है। यही सवाल को पूछ सकता है दूसरी लैंग्वेज में कि मिलानिन का प्रीकर्सर क्या है। तो ऑप्शन है हिस्टिडीन, टायरोसिन, वायलिन, ट्रिप्टोफैन। तो इसका एक पूरा चार्ट है। उस चार्ट में किस अमीनो एसिड से कौन सा केमिकल बनता है या किस प्रिकर्सर से कौन सा बॉडी का बायोकेमिकल बनता है, वो चार्ट में पूरा दिया हुआ है। वो चार्ट आपको अगर याद है तो इस सवाल को आप कर पाएंगे। देखते हैं उस चार्ट को। ये देखिए, यहाँ इस चार्ट में पूरा अमीनो एसिड से बनने वाले जो केमिकल्स हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। ग्लूटामेट से गाबा बनता है, ये हो गए प्रीकर्सर। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये प्रीकर्सर की है, और ये वो केमिकल हैं जो इनसे बन रहे हैं। ग्लूटामेट से गाबा, हिस्टाडीन से हिस्टामिन, टायरोसिन से नॉरट्रिप्टालिन, इपिनेफ्रिन और डोपामिन। ये टायरोसिन से तीनों बन रहे हैं, और ट्रिप्टोफैन से 5-HT। अब यहाँ आपको करना क्या है कि इस चार्ट को याद करना है। याद करने का जो सबसे आसान तरीका वो मैं बता दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो टायरोसिन याद कर लीजिए। जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा ये है कि मिलेनिन किससे बनता है। तो इसका जो सही आंसर है कि मिलेनिन किससे बनता है, तो उसका सही जवाब है मिलेनिन टायरोसिन से बनता है। ठीक है, तो टायरोसिन से बनने वाला एक तो मिलेनिन हो गया, मिलेनिन कंपाउंड एक हो गया।
इसके अलावा इस चार्ट में अगर ध्यान से देखें तो टायरोसिन से ही नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एक क्वेश्चन ये आता है कि नॉरएपिनेफ्रिन का दूसरा नाम क्या है, तो नॉर एड्रेनलिन को ही नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इसी तरीके से एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम क्या है, तो एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन कहा जाता है। तो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और तीसरा हो गया मिलेनिन। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये किससे बन रहे हैं, टायरोसिन से। तो ये याद करना आसान हो गया कि चार कंपाउंड बॉडी के, डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड मिलेनिन, ये चार कंपाउंड तो टायरोसिन से बन रहे हैं। अगर बहुत डिटेल में कोई जाएगा, एक बार एग्जाम ये पूछ लिया गया था कि मिलेनिन की सिंथेसिस के लिए टायरोसिन के अलावा और कौन सा अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है, तो वो याद कर लीजिए। इतना डीप क्वेश्चन जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, नाइपर का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो बॉडी के अंदर होता यह है कि लगभग 64.5% मिलेनिन की सिंथेसिस टायरोसिन से होती है और 27.4% जो रिमेनिंग है वो फिनाइल एलेनिन से उसकी सिंथेसिस होती है। तो चूंकि मेनली 64 या लगभग 65% टायरोसिन से बन रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में जो सही जवाब हो जाएगा वो टायरोसिन हो जाएगा। तो ये चार्ट आप याद कर लीजिए, इस चार्ट से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसी तरीके से इस चार्ट में देखिए, जैसे ये एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस कोलिन से है, पिछले जो फार्माकोलॉजी के लेक्चर हैं उसमें मैं बता चुका हूँ। नाइट्रिक एसिड की सिंथेसिस आर्जिनिन से होती है, एडिनोसिन की सिंथेसिस एटीपी से होती है। इस तरीके से सवाल इससे पूछे जाते हैं कि कोई भी एक केमिकल पूछ लेगा कि वो उसका प्रीकर्सर क्या है। उसके बाद अगर ये तीसरा या ये वाला साइड देखें तो ये बता रहा है कि ये जो कंपाउंड्स हैं वो बॉडी में किस सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कहाँ से इनका जनरेशन होता है या कहाँ से इनकी कंट्रोलिंग होती है सिंथेसिस की। ये देखिए साइट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है वो इसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमेटोक्रिट लेवल 65% टू 70% इंडिकेट। हीमेटोक्रिट लेवल अगर 65 से 70% है तो वो क्या बताता है। अब सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए हीमेटोक्रिट होता क्या है। ब्लड के कई पार्ट, कई हिस्से होते हैं, उसमें एक हिस्सा है आरबीसी। तो हीमेटोक्रिट को एक्चुअली जो हीमोग्लोबिन का लेवल है, जो आरबीसी है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन का लेवल है उसके लिए कभी कभी हीमेटोक्रिट का वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्लस आरबीसी सेल्स कंबाइन करके जो कंपोजिशन बनता है। तो ब्लड 100% हो गया। अब उस ब्लड में अगर इतना आरबीसी या कहें कि हीमोग्लोबिन है तो वो क्या बताता है। तो ये एक नॉर्मल रेंज से एबनॉर्मल रेंज को के बारे में पूछ रहा है। तो ये रेंज एबनॉर्मल है आरबीसी की। पहला ऑप्शन है पॉलीसाइथीमिया, हाइपॉक्सिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। देखते हैं, इसके लिए मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ। अगर ब्लड को हम प्लाज्मा उसका अलग करें और हीमेटोक्रिट आरबीसी जो है वो अलग करें, तो इस तरीके का कुछ पिक्चर बनता है नॉर्मल कंडीशन में, जिसमें फीमेल में 37 टू 47% हीमेटोक्रिट होता है। मतलब ये आरबीसी जो है ये लगभग 37 टू 47 की रेंज में ये होती है। और मेल में अगर देखें तो 42 से 52% में होती है ये आरबीसी। और ऊपर वाला ये जो पानी जैसा हिस्सा है इसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें वाटर, प्रोटीन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब कुछ होते हैं। और ये बफी कोट जो ऊपर है, ये बीच में हल्का येलो कलर जो दिख रहा है बफी कोट, इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो इस तरीके से तीन हिस्से अलग हो जाते हैं जब सेंट्रीफ्यूगेशन से हम ब्लड को इस तरीके से सेपरेशन ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स का करते हैं। तो ये हुआ हीमेटोक्रिट। इसी का पूछ रहा है कि हीमेटोक्रिट अगर 65% 75% इतना ज़्यादा हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहेंगे। तो ये तो हो गया नॉर्मल सेल। उसके बाद अब ये ज़्यादा वाला पूछ रहा है, तो एब नॉर्मल सेल में अगर हीमेटोक्रिट का लेवल बढ़ा है, ये देखिए अगर हीमेटोक्रिट का लेवल बढ़ा है तो उस केस में क्या बोलेंगे, उस केस में इसको पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। ये थर्ड पिक्चर है, पॉलीसाइथीमिया कहेंगे उस केस में। और अगर ये ब्लड का लेवल, आरबीसी का लेवल, जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाए तो उसको एनीमिया कह दिया जाता है। कम होने के केस में ये एनीमिया कह दिया जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक सवाल ये पूछा था हीमेटोक्रिट का नॉर्मल लेवल क्या है। तो ये बेसिकली याद कर लीजिए कि अगर इसके रेंज हम देखें तो ये लगभग कितना आएगा, ये लगभग 40% से 50% के बीच में आएगा। तो 45 के अप्रॉक्स, 40 टू 50 आप याद कर लीजिए नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज पूछी जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन जो आ सकता है कि एनीमिया में हीमेटोक्रिट कितना होगा, तो 40 से नीचे होगा एनीमिया में। और पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी बढ़ जाता है। अब एक बार क्वेश्चन ये आया था कि ये पॉलीसाइथीमिया का रीज़न क्या है, क्यों होता है। तो दो रीज़न होते हैं, या तो आपका बोन मैरो जहाँ आरबीसी बन रही है
ये आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये भी इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। या तो बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाए, किसी वजह से जीन में म्यूटेशन हो जाए या कैंसर जैसी स्थिति हो जाए, उस केस में हो सकता है। और सेकंड के चांस है कि या तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही हो, उसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन पाने के लिए बॉडी ज़्यादा आरबीसी बनाती है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ही वो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए किसी भी हालत में, तो वो ऑक्सीजन ज़्यादा पाने के लिए क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाएगी, आरबीसी बनाएगी। तो जो पहाड़ पे जो लोग रहते हैं, बहुत ऊंचाई पे जो लोग रहते हैं, तो आपको पता होगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, एलिवेशन बढ़ने के साथ साथ हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो लोग पहाड़ पे रहते हैं, ऐसे लोगों के बॉडी में ये जो नॉर्मल रेंज है ये थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, एबव 50% पाई जाती है। हीमेटोक्रिट के लिए जो कैंस का परसेंटेज है या हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो एबव 50 पाया जाता है। तो पहाड़ों पर रहने वाला या कोई अगर चैन स्मोकर है, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता है, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम मिल पाएगी, उसके लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन कम जाएगी। तो ऐसे केस में भी जो बॉडी है वो नॉर्मली इरिथ्रोपोइटिन के थ्रू इंड्यूस करके आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन एनाटॉमी से पूछा है, डिओडेनम, जियोडेनम, इलियम एंड ऑल। अब यहाँ ये क्वेश्चन ये इसमें सही जो आंसर है वो है ऑल। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया था, तो स्टमक से शुरुआत होकर, जो स्टमक होता है, स्टमक से सटा हुआ होता है इंटेस्टाइन नेक्स्ट पार्ट, और इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है जो स्टमक से टच होता है वो डी है, सेकंड पार्ट जिजनम है एंड थर्ड पार्ट इलियम है। तो इस तरीके डी जे आई, ये आप कोड बना सकते हैं, डी जे आई कोड है, डीजीआई मेन करेक्ट सीक्वेंस है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद स्टमक, तो आंसर होगा डिओडेनम। इसी तरीके से पूछ सकता है विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है, तो करेक्ट आंसर होगा इलियम। तो इस तरीके से इस टॉपिक से, इंटेस्टाइन की एनाटॉमी से इतने सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल पूछे जाते हैं वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग एंजाइम्स का रोल, किस पार्ट में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, तो उसके लिए आपको अलग से लेक्चर में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फ कॉन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, लिम्फ में क्या होता है, तो लिम्फ में लिम्फोसाइट होगा, सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ज्वाइंट ऑफ बॉडी इज, बॉडी का लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन सा है, नी, हिप, एंकल, एल्बो, चार ऑप्शन है, इसमें सही जवाब होगा हिप। इसी के साथ साथ अगर लार्जेस्ट पूछा गया है तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट ज्वाइंट कौन सा है। स्मॉलेस्ट ज्वाइंट के लिए नोट कर लीजिए, स्मॉलेस्ट ज्वाइंट जो कान में मिडिल ईयर जो होता है, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, आउटर ईयर जो ईयर पिन्ना है, मिडिल ईयर जिसमें बोन होती है, और इनर ईयर जिसमें कॉकलिया होती है, वो जो स्पाइरल जैसा एक स्नेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो इनर ईयर बोला जाता है। तो जो बोन है वो है स्टेपीज, स्टेपीज बोन इनर ईयर में, मिडिल ईयर में पाई जाती है। और स्टेपीज से एक सवाल और आता है, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टेपीज के साथ एक बोन और पाई जाती है, इंकस बोन। तो स्टेपीज, स्टेपीज प्लस इंकस, इसके बीच में जो जॉइंट बनता है, दिस जॉइंट इज स्मॉलेस्ट जॉइंट। ठीक है, तो लार्जेस्ट जॉइंट हो गया हिप का जॉइंट एंड स्मॉलेस्ट जॉइंट हो गया स्टेपीज एंड इंकस जॉइंट इन द मिडिल ईयर। तो ये इस तरीके से 2 सवाल यहाँ से पूछे जा सकते थे, तो वो दोनों मैंने कवर कर दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज, बॉडी में सेकंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो सेकंड पूछा गया है, पहले तो इसी क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, टीबिया, फिबुला, फीमर एंड क्लेविकल। अब इसमें जो सही आंसर है वो है टीबिया। अब सेकंड पूछा गया तो फर्स्ट भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई स्मॉलेस्ट कौन सी, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज स्टेपीज। अब यहाँ इस सवाल से एक क्वेश्चन हुआ, सेकंड लॉन्गेस्ट बोन इज टीबिया। दूसरा सवाल होता है कि लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो लार्जेस्ट बोन कौन सी होगी, लार्जेस्ट बोन इज फीमर, फीमर, फीमर इज लार्जेस्ट बोन ऑफ बॉडी। फीमर मतलब जो जांग की बोन है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि फीमर और इसमें ह्यूमरस में, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन है, तो जांग की बोन जो फीमर बोली जाती है, और हैंड की जो एच फॉर हैंड, ह्यूमरस, ह्यूमरस जो है वो आपकी हाथ की बोन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ ओवम इज, ओवम, अब यहाँ फीमेल्स में जो ओवम बनता है उसके फॉर्मेशन और मैचुरेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis,
ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है स्पर्म का बनना, जेनेसिस, जेनेसिस कहीं भी लग जाए तो जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो गलत हो जाएगा। ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स बनना, ऊ मीन्स होता है, ऊ आया है एक ग्रीक वर्ड होता है ऊन। किसी भी वर्ड को पढ़ते समय आप ये जरूर देखिए कि उसकी ऑरिजिन कहाँ से होती है और उस वर्ड, वो वर्ड वर्ड बना क्यों है, उसका मतलब क्या है। तो ऊन, ऊन मतलब होता है एग, ऊन मीन्स होता है एग, ठीक है। तो एग और जेनेसिस, अंडे का बनना, यही पूछ रहा, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम, यही सवाल पूछ रहा है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऊजेनेसिस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊजेनेसिस। ओव्यूलेशन मतलब होता है एक बार एग बन जाता है तो उसका बाहर निकलना, वो ओव्यूलेशन है। फर्टिलाइजेशन होता है कि एग का स्पर्म के साथ जो रिएक्शन है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसमें से कौन सा बोन नहीं है। तो स्टर्नम बोन है, ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस अभी बताया गया, हाथ की बोन, एच फॉर ह्यूमरस, एच फॉर हाथ, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट करके दिमाग में याद कर लीजिए, फीमर से कंफ्यूज नहीं होना, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। पेरिकार्डियम, टीबिया, अब टीबिया, ह्यूमरस, स्टर्नम ये सारी बोन है, ठीक है। जो इसमें पेरिकार्डियम है ये बोन नहीं है। पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जान लीजिए। तो पेरिकार्डियम एक्चुअली कार्डिया, कार्डिया, कार्डियम क्या है, हार्ट है। पेरी मतलब होता है, पेरी मीन्स, किसी भी वर्ड का मैंने बताया कि आप मतलब पहले खोजिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। पेरी मीन्स होता है चारों तरफ, पेरी फेरी सुना है, पेरी फेरी, पेरी फेरी मतलब कवर, ये पेरी फेरी होता है, जिससे सर्कल है ये, तो ये चारों तरफ ये पेरी फेरी है। तो पेरी मीन्स होता है चारों तरफ, तो हार्ट के चारों तरफ जो कवर होता है हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए, वो उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की कितनी लेयर होती है, ये क्वेश्चन आता है तो 3 लेयर होती हैं, ठीक है। सपोज कि ये हार्ट है और 3 लेयर इस तरीके से, तो ये बाहर वाली जो लेयर होती है ये फाइब्रस लेयर होती है, बीच वाली को मिडिल पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार इनर पेरिकार्डियम को लेके पूछा जाता है कि अंदर वाली पेरिकार्डियम को क्या कहा जाता है, तो अंदर वाली पेरिकार्डियम को इपिकार्डियम कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज, तो इनर लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज कॉल्ड एज इपिकार्डियम, ये याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्लोक्विन इज अनदर नेम फॉर, मैंने बार बार बताया है, कई बार मैंने इसके नोट्स भी अपलोड किए हैं कि विटामिन्स के जो केमिकल नेम है वो आप रट डालिए कि किस विटामिन का क्या केमिकल नेम है, केमिकली उस विटामिन को क्या कहते हैं। जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन डी है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी को बोलेंगे आपका टोकोफेरॉल, अल्फ़ा कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल नहीं, अल्फ़ा कैल्सीफेरॉल या कैल्सीफेरॉल या कैल्सीट्रायोल ये बोलते हैं। टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन ई को, ठीक है। इसी तरीके से फिल्लोक्विनोन बोला जाता है विटामिन के को। तो ये एक चार्ट है, ये चार्ट मैंने पहले भी दिया था और नोट्स में भी प्रोवाइड किया है कम्युनिटी सेक्शन में। इसमें सारी विटामिन के नाम लिखे हुए हैं, ये आप याद कर लीजिए। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन B1 थायामीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 B3 को नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोबालामीन या साइनोकोबालामीन कहीं कहीं लिखा रहता है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के देखिए यहाँ पे लिखा है फिल्लोक्विनोन, विटामिन के फिल्लोक्विनोन। अब इसके बाद कई बार जो विटामिन जिस सोर्स से आ रही है या जिस बीमारी से संबंधित है उसके ऊपर उसका एक निक नेम रख दिया जाता है। जैसे विटामिन B3 को एंटी पिलेग्रा विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि पिलेग्रा जो डिजीज़ है उसको ये रोकता है B3। फिर विटामिन C को, एस्कॉर्बिक एसिड को फ्रेश फूड विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है तो एंटी रिकेटिक विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी चूँकि सनशाइन से मिलता है, सूरज की रोशनी से मिलता है, इसलिए सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई जो है वो स्टेरिलिटी को रोकता है, मतलब नपुंसकता को रोकता है, इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई स्किन के टोन को बनाए रखता है, चमक को बनाए रखता है, एजिंग को रोकता है, इसलिए उसको विटामिन ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस पिछले जो फार्मेसी एग्ज़ाम्स अलग अलग हुए हैं या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं के बेस पे इनका कलेक्शन किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फार्मा स्टडी चैनल की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।